की बात है। हिमगिरी की पहाड़ियों के पीछे एक छोटा सा गांव था, केशवपुर, जहां बड़े बड़े व्यापारी और जमींदार रहा करते थे और ये गांव इनका गढ़ हुआ करता था। उसी गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी इकलौती बेटी मीरा के साथ रहता था। उसकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन उसके घर गांव का जमींदार धनीराम सेठ आता है और कहता है, मुझे उधार दिए हुए सालों बीत गए हैं, पर तूने आज तक एक पाई भी वापस नहीं लौटाई है। आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बस 1-2 दिन की मोहलत दे दीजिए सेठ जी। कल मेरा बेटा शहर से आने वाला है। जैसे ही वो वापस आएगा मैं सबसे पहले उसे आपके पास भेजूंगा और वो सारे पैसे चुका देगा। आपने इतने सालों तक सब्र रखा है, तो क्या आप बस 2 दिन और नहीं रुक सकते? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी मजबूरी को समझिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन की और मोहलत देता हूँ। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंककर तुम्हें इस गांव से बाहर फेंकवा दूंगा। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है। तब मीरा अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार भैया नहीं आए तो जमींदार तो हमें गांव से निकाल देगा। इस बार वह हमारी एक भी नहीं सुनेगा। आज देखा नहीं आपने वह कितना गुस्से में था? वह तो आज ही हमें निकाल देता। तुम फिक्र मत करो बेटी, राजेश ने कहा है वो जरूर आएगा और उसने पैसों का इंतजाम भी कर लिया है। उसके आते ही जमींदार के सारे पैसे लौटा दूंगा, फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन राजेश घर नहीं आता। दोनों बाप और बेटी राजेश का इंतजार कर रहे थे। फिर एक आदमी सोहन के घर आकर बोलता है, अरे सोहन, गजब हो गया। जिस कारखाने में तुम्हारा बेटा काम करता था उस कारखाने में बहुत भीषण आग लग गई है और उस कारखाने में काम करने वाले जितने भी लोग थे सारे के सारे बहुत बुरी तरीके से जल गए हैं। और खबर मिली है कि उसमें से कोई भी नहीं बचा। और खबर मिली है कि इसी कारखाने में तुम्हारा बेटा भी काम करता था। यह सुनकर सोहन के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब क्या होगा मेरा और मेरी बेटी का? हम अब कैसे जिएंगे? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आता है। उसी समय जमींदार भी वहां से गुजर रहा था। अरे भाई साहब, जरा सुनिए, यहाँ सोहन जी का घर कौन सा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कौन हो तुम और कहां से आए हो? इस गांव के तो नहीं दिखते। आप तो जानते ही होंगे कि सोहन जी के बेटे की मृत्यु कारखाने में आग लगने की वजह से हो गई थी। उसने इतने सालों तक बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे जमा कर लिए थे। वह सब लेकर घर आने ही वाला था, लेकिन उससे पहले यह दुर्घटना हो गई, जिस वजह से अब कारखाने के मालिक ने उनके परिवार वालों के लिए पैसे भेजे हैं। मैं उनके वही पैसे उनके पिताजी सोहन जी को देने आया। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच जाग जाता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही सोहन हूं और इससे सारे पैसे ले लूं। वैसे भी सोहन ने मुझसे कर्जा लिया था, वह तो खुद मुझे चुकाने से रहा। मैं इसी से ही पैसा ले लेता हूँ, जिसे मुझे कर्ज का पैसा भी मिल जाएगा और मेरा काम भी बन जाएगा। पर इसके लिए मुझे इसे यहीं से भगा देना होगा। अरे भाई, तुम एकदम सही आदमी के पास आए हो। मैं ही सोहन हूँ और तुम जिसकी बात कर रहे हो वो मेरा ही बेटा था। अच्छा हुआ भाई साहब, आप मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे पूरे गांव में कहां कहां भटकना पड़ता। यह लीजिए अपनी अमानत, अब मैं चलता हूँ।
यह कहकर वह आदमी वहां से चला जाता है और जमींदार वह सूटकेस लेकर अपने घर आ जाता है। इधर बेटे के मरने की खबर से सोहन और उसका परिवार शोक में डूबा हुआ था। उनके लिए तो खाना पीना भी मुश्किल हो चुका था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। हम तो पूरी तरह से राजेश के भरोसे पर थे, लेकिन पता नहीं ईश्वर ये कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। राजेश ही तो सहारा था हमारा, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। भगवान इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, फिर हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपका काम में आपका हाथ बटाऊंगी। हम कुछ न कुछ करके जमींदार का कर्ज लौटा ही देंगे। आप फिक्र मत कीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। और फिर उस दिन के बाद से मीरा दूसरों के घर में खाना बनाने का काम करने लगती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीरा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है और उसी दिन जमींदार के दोस्त का बेटा विकास जमींदार के घर आता है। तभी उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है। वह मीरा को देखकर उसे मन ही मन पसंद करने लगता है और फिर अंदर चला जाता है। प्रणाम चाचा जी, क्या आपने मुझे पहचाना? मैं आपके दोस्त धनराज का बेटा विकास हूँ। अरे बेटा विकास, तुम कितने बड़े हो गए हो। तुम्हें जब पिछली बार देखा था तो तुम बहुत छोटे थे, इसलिए तुम्हें पहचान नहीं पाया। बोलो बेटा, कैसे आना हुआ? वो क्या है ना चाचा जी, दरअसल पिताजी ने एक जमीन का सौदा करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। बस वही जमीन देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी बात भी करनी थी। अच्छा, तो तुमने अपने पिताजी का कारोबार भी संभालना शुरू कर दिया है? हाँ चाचा जी, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। दरअसल वो पिताजी की उम्र के कारण उनसे ज्यादा काम नहीं हो पाता ना, इसलिए मुझे भी देखना पड़ता है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आपसे एक बात पूछनी थी चाचा जी। दरअसल मैं जब आ रहा था तब कुएं के पास मैंने एक लड़की को देखा था। क्या आप बता सकते हैं कि वो लड़की कौन है? लड़की? कौन सी लड़की? वो आपके घर के सामने जो कुआं है, उस कुएं पर मैंने एक लड़की को पानी भरते देखा। क्या आप बता सकते हैं कि वह कौन है? रुको विकास बेटा, तुम चाय पियो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। जमींदार बाहर जाकर कुएं की तरफ देखता है तो कुएं पर उसे खुद की बेटी राधा दिखाई देती है। मीरा वहां से जा चुकी होती है। अरे विकास बेटा, जिस लड़की के बारे में तुम बोल रहे हो वो मेरी ही बेटी है। अच्छा अच्छा, ठीक है चाचा जी, मुझे पता नहीं था कि वो आपकी ही बेटी है। जाने दीजिए, छोड़िए। आप बताइए, कैसे हैं आप? विकास बात को पलट देता है, लेकिन जमींदार को इस बात पर शक हो जाता है। मुझे लगता है विकास बाबू को मेरी बेटी पसंद आ गई है। यह तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बेटी राधा इतने बड़े खानदान में चली जाएगी तो उसका तो नसीब ही चमक जाएगा। इतने अमीर लोग और मुझे कहीं नहीं मिलने वाले। इतना सोचकर जमींदार मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। अच्छा चाचा जी, अब मैं निकलता हूँ, मुझे देर हो रही है। नहीं नहीं बेटा, 1-2 दिन रुक कर जाओ। जरा गांव की भी तो शुद्ध हवा में रहो। शहर तो रोज ही रहते हो। हमें भी थोड़ा मौका दो तुम्हारी खातिरदारी करने का। नहीं चाचा जी, इस बार नहीं, अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। इतना कहकर विकास वहां से चला जाता है और घर जाकर अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, गांव में मैंने एक लड़की देखी है, वो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? पिताजी, वो आपके गांव के दोस्त हैं ना, जिनके यहाँ आज आपने मुझे भेजा था, उन्हीं की लड़की से मुझे शादी करनी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वह तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो बिल्कुल भी शादी के लिए मना नहीं करेगा। मैं कल ही उसके पास जाकर शादी की बात करता हूँ। वह भी यह सुनकर बहुत खुश होगा। दूसरे दिन विकास के पिता और विकास दोनों जमींदार के यहाँ आते हैं। अरे मेरे दोस्त धनराज, बहुत दिनों बाद आज मिल रहा है तू।
तू तो बहुत बड़ा आदमी हो गया यार। याद है हम दोनों ने एक ही साथ कारोबार शुरू किया था। आज तू कहां से कहां पहुंच गया यार। आज तो तूने मुझे खुशी कर दिया जो तू अपने पूरे परिवार के साथ मेरे यहाँ आ गया। मैं तुझे देखकर बहुत खुश हूँ। अरे यार, विकास की वजह से हमें यहाँ आना ही पड़ा। दरअसल उसको तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और वह उसी से शादी करना चाहता है। उसी की बात करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ हाँ धनराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। आज तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया। हमारी दोस्ती आज रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। चलो अभी अपनी बेटी को बुलाओ। बहुत बरस हो गए हमने उसे देखे हुए। जब हमने उसे देखा था तो वो महज 3-4 बरस की ही थी। तभी जमींदार अपनी बेटी को आवाज लगाता है और बोलता है, अरे बेटा राधा, जरा यहाँ तो आना। जैसे ही राधा अंदर आती है, विकास उसे देखकर दंग रह जाता है और बोलता है, अरे चाचा जी, जिसे मैंने उस दिन देखा था यह वो लड़की नहीं है, वो तो कोई और थी। यह आप क्या बोल रहे हो विकास बाबू? आपने उस दिन जिसे देखा था यह वही लड़की है। ठीक से देखिए, शायद आप भूल गए हो। यह वही लड़की है जो उस दिन कुएं के पास खड़ी थी। नहीं नहीं चाचा जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, ये वो लड़की नहीं है। इतना सुनकर जमींदार सोच में पड़ जाता है। कहीं विकास बाबू ने उस टीचर सोहन की लड़की मीरा को तो नहीं देख लिया। उस दिन वही थोड़ी देर पहले वहां पानी भरने आई थी और शायद विकास बाबू उसी की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके सोहन और उसकी बेटी को इस गांव से भगाना होगा, इससे पहले कि विकास बाबू जाकर उसे ढूंढ लें। ठीक है विकास बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद उस लड़की को आपके लिए ढूंढ कर लाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए। विकास, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हम तो तुम्हारे कहने पर ही यहाँ आए थे। तुमने ही कहा था कि तुम्हें इनकी बेटी बहुत पसंद है, और सच कहूँ तो मुझे भी राधा बहुत पसंद आई है। अब तुम किस लड़की की बात कर रहे हो, यह समझ में नहीं आ रहा। हमें तो यही लड़की ठीक लग रही है, और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता मेरे दोस्त के घर में ही हो। राधा में भला कौन सी कमी है? पर पिताजी, मुझे तो उसी लड़की से शादी करनी है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। चलो दोस्त, फिर अब हम चलते हैं। हमने तुम्हें तकलीफ दी, उसके लिए माफ कर देना। नहीं धनराज, इसमें तकलीफ कैसी? शायद मुझे ही सुनने या समझने में कोई गलती हो गई होगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि उस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लूं। फिर धनराज और विकास अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर धनराज विकास से बोलता है, अरे विकास, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पता नहीं मेरे दोस्त को कितना बुरा लग रहा होगा। पर पिताजी, मैंने जिस लड़की को देखा था वह आपके दोस्त की बेटी नहीं थी, वह तो कोई और थी। और पिताजी, मैं ऐसे ही किसी लड़की से शादी नहीं कर सकता। मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैंने उस दिन देखा था। ये बात नहीं है। बात तो यह है कि तुमने मेरे दोस्त का अपमान किया है, और तुम कहाँ किसी लड़की की बात कर रहे हो? तुम्हें इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें इसी से शादी करनी होगी। नहीं पिताजी, मैं राधा से शादी नहीं करूंगा। पर तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो उसका कोई अता पता भी तो नहीं है। तुम कहाँ ढूंढोगे उसे? पिताजी, मैं कुछ भी करके उसे ढूंढ लूंगा, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर 1 हफ्ते में तुमने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो तुम्हें राधा से ही शादी करनी होगी। हाँ पिताजी, जैसा आप ठीक समझें। विकास को पूरे गांव में उस टीचर सोहन की बेटी ही मिली। मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा।
कहाँ मेरी बेटी और कहाँ वो भिखारी की लड़की मीरा? उन्होंने मेरी बेटी को ठुकरा दिया। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा उसी से शादी करने को। विकास के वापस आने से पहले मैं सोहन को गांव से बाहर फिकवा दूंगा। अरे हाँ, उसके बेटे के जो पैसे शहर से आए थे वो तो मेरे पास हैं। अब मैं उसे कर्ज मांगूंगा, ना चुका पाया तो उसका घर भी हड़प लूंगा और उसे भगा दूंगा। फिर देखता हूँ कौन बनती है बहू। जमींदार सोहन के घर जाता है और बोलता है, सोहन, तुम मेरे अच्छे होने का फायदा उठा रहे हो। मैं इतने दिनों से इसलिए चुपचाप बैठा था क्योंकि तुम्हारा बेटा अभी अभी गुजरा है और उसके गुजरने की वजह से मैं खुद से तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहा था, पर मैं तुम्हारी राह देख रहा था। तुम तो मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हो। अब मैं कुछ नहीं सुनने वाला, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जमींदार जी, मैं इतने सारे पैसे अभी कहाँ से लौटा पाऊंगा? आपको तो सब कुछ पता है, आप तो सब जानते ही हो कि अब मेरा बेटा भी नहीं रहा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं हैं तुम्हारे पास तो अभी के अभी मुझे यह घर खाली करके दे दो। मैं इसे बेचकर मेरा कर्ज वसूल कर लूंगा। बस अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें और मोहलत नहीं दे सकता। नहीं नहीं जमींदार जी, ऐसा मत कीजिए। ऐसे में तो मैं रोड पर आ जाऊंगा। इस घर के अलावा हमारा कोई आसरा नहीं है। इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? भगवान के लिए दया कीजिए। मैं इतने दिनों से तुम पर तरस खाकर तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़ के बैठ जाओ। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस तुम यह घर खाली करो और निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं मेरे आदमियों को भेजकर तुम्हारा सारा सामान बाहर फिकवा दूंगा। चलिए पिताजी, अब हम खुद को झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। हम यूं लकड़ियां बेचकर और दूसरों के घरों में काम करके जमींदार के पैसे नहीं लुटा पाएंगे। हमें ये घर छोड़कर जाना ही होगा। इतना कहकर मीरा अपने पिताजी को लेकर घर से बाहर चली जाती है और दूर जंगल में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगती है। और इसी के चलते मीरा के पिता की तबीयत खराब हो जाती है और अपने पिता का लकड़ी बेचने का काम मीरा संभाल लेती है और किसी तरीके से घर चलाने लगती है। मैं तो कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे तेरी जैसी बेटी मिली है और मेरी वजह से तुझे इतनी सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। पिताजी, आप ऐसा मत बोलिए। आपकी सेवा करने के लिए मुझे कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। आपकी सेवा करने में कैसी मुश्किल? पिताजी, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप खाना खा लेना। मैं लकड़ी तोड़ने जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। इतना कहकर मीरा जंगल में लकड़ी काटने चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, पर मीरा जंगल से घर नहीं लौटी। इसी वजह से सोहन बहुत परेशान हो जाता है। मीरा को अभी तक घर आ जाना चाहिए था, पर अभी तक वो घर नहीं आई है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे अपनी बच्ची को जाकर ढूंढना चाहिए। मैं घर पर ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इतना कहकर सोहन मीरा को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। तभी रास्ते में सोहन की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ मीरा घर पहुँच जाती है। तभी विकास मीरा को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचता है। वह देखता है कि एक बूढ़ा आदमी जमीन पर बेसुध पड़ा है। वह सोहन के पास जाता है और बोलता है, बाबा, आप ठीक तो है ना? इतना कहकर वह सोहन को उठाता है और किसी तरह उठाकर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है और बोलता है, अरे बाबा, आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत भी बहुत खराब लग रही है। अरे क्या बताऊं बेटा, मैं अपनी बेटी मीरा को ढूंढने के लिए जंगल में आया था। वो लकड़ियां तोड़ने गई थी, पर अब तक घर नहीं लौटी। पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया। कोई बात नहीं बाबा, बस आप मुझे आपके घर का पता बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। तभी विकास सोहन को लेकर उनके घर चला जाता है और जैसे ही विकास की नजरें मीरा पर पड़ती है वह हैरान हो जाता है और बहुत खुश भी हो जाता है। पिताजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम्हें ढूंढने के लिए बाहर गया था, पता नहीं कैसे मुझे चक्कर आ गया और मैं वहाँ रास्ते में ही गिर गया था। इन्होंने मेरी मदद की और मुझे घर तक लेकर आए। अगर ये वहाँ नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा आज।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पिताजी की मदद की। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगी। बाबा, आप गांव के बाहर ऐसे जंगल में इस छोटी सी झोपड़ी में क्या कर रहे हैं? विकास के इतना बोलते ही सोहन अपनी सारी आपबीती बताता है और जमींदार की सारी करतूत भी, और अपने बेटे के बारे में भी बताता है कि कैसे उसने उसको एक कारखाने की आग में खो दिया। यह सुनकर विकास बोलता है, बाबा, वह कारखाना हमारा ही था। मैं ही उस कारखाने का मालिक हूँ। दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी थी। उसमें काफी लोग मारे भी गए, लेकिन मैंने मुआवजे के तौर पर सभी परिवारों को 4 लाख रुपए भिजवाए थे। पर बेटा, यहाँ तो कोई भी नहीं आया और हमें कोई पैसा भी नहीं मिला। अगर मिल जाता तो हम यहाँ इस जंगल में क्यों होते? तुम ही सोचो इस बात को। यह सुनकर विकास को धक्का सा लग जाता है। वह बोलता है, बाबा, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। मैं इस बात का पता लगाकर आपको आपके पैसे दिलवा कर ही रहूंगा। दूसरे दिन विकास अपने आदमी को लेकर सोहन के घर चला जाता है और पूछता है, पर वह आदमी साफ इनकार कर देता है और बोलता है, नहीं साहब, मैंने वो पैसे इनको नहीं दिए थे। मैंने वो पैसे सोहन नाम के एक आदमी को दिए थे। उसने ही कहा था कि उसका नाम सोहन है और वह राजेश का पिता है। मैंने वो सूटकेस उनको दे दिया था और मैं फिर वहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता था कि वो आदमी मुझसे झूठ बोल रहा है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह आदमी कौन है जिसको तुमने पैसे दिए थे? हाँ साहब, अगर मैं उसे देख लूँ तो मैं उसको पहचान जाऊंगा। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। मुझे जल्द से जल्द वो इंसान चाहिए। पूरे गांव में पता करो जिसको तुमने पैसे दिए हों। थोड़ी देर बाद वह आदमी आता है और बोलता है, मालिक, मैंने पता कर लिया है। उस आदमी का नाम सोहन नहीं, धनीराम सेठ है और वह इस गांव का जमींदार है। उसी ने मुझसे कहा था कि वह सोहन है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाने के लिए उन्होंने जानबूझकर मीरा और उसके पिताजी को गांव से बाहर निकाल दिया ताकि मैं उसे कभी न ढूंढ सकूं और मेरी शादी उनकी लड़की राधा से हो जाए। अच्छा, तो अब मैं देखता हूं कि इनको सबक कैसे सिखाना है। बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर विकास अपने आदमी को लेकर जमींदार के घर चला जाता है। जैसे ही जमींदार उस आदमी को देखता है, वह हक्का बक्का रह जाता है। तभी वह आदमी बोलता है, हाँ साहब, यही है जिसने मुझसे कहा था कि वह सोहन है। मैंने इसी को पैसे दिए हैं। चाचा जी, ये सब आपने किया है? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपने एक गरीब आदमी के हक का पैसा उससे छीन लिया। आपको पता है राजेश के पिताजी को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। और इतना ही नहीं, आपने उनसे पैसे लेकर भी उन्हें गांव से बाहर निकलवा दिया। आपने तो इनके सारे पैसे ले ही लिए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? जवाब दीजिए। विकास बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे और अपनी बेटी के भविष्य के मोह में अंधा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जब तुमने लड़की के बारे में बताया, मैं तभी पहचान गया था कि वह लड़की कोई और नहीं, मीरा ही थी। इसलिए मैंने यह चाल चली और मीरा और उसके पिताजी को इस गांव से बाहर निकलवा दिया ताकि तुम्हें वह लड़की नहीं मिले और मजबूरन तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना पड़े। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं बहक गया था। तभी धनराज भी वहां पर आ जाता है और उसे भी सारी घटना पता चल जाती है और वह भी जमींदार को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। और फिर विकास और उसके पिताजी मीरा के घर चले जाते हैं और सारे पैसे उसके पिताजी को दे देते हैं और उसके पिताजी से मीरा का हाथ भी मांगते हैं। विकास को उसका प्यार मिल जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं।